गर्मियों का आगाज़ हो चुका है और कराची में जो इस वक्त गर्मियां हैं वो अपने उरूज पर हैं, पारा 41 डिग्री तक पहुंच चुका है। और गर्मियों का जब मौसम आता है तो बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, उभर कर सामने आ जाते हैं। ऑयली स्किन का होना, फिर उसके बाद पोर्स आपके ओपन हो जाते हैं, फिर एक्ने का होना, फिर एक्ने स्कार्स, इसी तरह हेयर के भी बहुत सारे मसाइल हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि स्कार्फ करते हैं या वो मर्द हजरात जो कि पगड़ी पहनते हैं या टोपी पहनते हैं, तो वो काफ़ी देर के लिए वो जब पहनते हैं तो उसके बाद उनकी या तो इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं और जो है बालों में ऑयल भी आ जाता है। तो इन सारे सवालात के जवाब लेंगे कि किस तरह से इस मौसम में आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको लेने चाहिए, और किस तरह से आप गर्मियों के मौसम में अपनी स्किन और अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं। ये हम जानेंगे हमारी एक्सपर्ट से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमरीन। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। थैंक यू सो मच अमरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गर्मियों की बात कर रहे हैं और गर्मियों का मौसम जब भी आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। बिल्कुल। तो अब रमज़ान भी आ रहे हैं। गर्मियों की अगर मैं बात करूँ स्किन के हवाले से तो क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती है हम लोग? अच्छा, स्किन के हवाले से सबसे पहले तो आपने ही सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपने कर ली, क्योंकि सबसे कॉमन जो हमारी है वो जिनकी स्पेशली ऑयली स्किन है उनको एक्ने के ब्रेकआउट्स फेस करना पड़ते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं। फिर गर्मियों में जब आप बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग फेस वॉशेस यूज़ कर रहे हैं तो आपकी सेंसिटिविटी हो जाती है, धूप की वजह से आपके टैनिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती हैं। एंड साथ साथ फिर बालों के प्रॉब्लम्स, वही ऑयली स्कैल्प, डैंड्रफ, बालों का गिरना, ये सारी चीज़ें जो कि गर्मियाँ साथ लेकर आती हैं। सही। तो स्किन ख़ास तौर पे वो लोग जिनको एक्ने का इशू रहता है और सर्दियों में भी हो जाती है, लेकिन गर्मियों में जब ज़ाहिर ऑयल आपकी स्किन पे ज़्यादा आता है तो वो क्या करें, किस तरह का फेस वॉश इस्तेमाल करें, क्या आप प्रिवेंटिव मेजर्स उनको सजेस्ट करेंगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पे टीनेजर्स, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, इस मौसम में एक्ने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक्ने का प्रॉब्लम ज़्यादातर उन्हीं में हो रहा है जिनकी ऑयली स्किन है। जिनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है उनके लिए समर्स बहरहाल एक ब्लेसिंग होता है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत ऑयल निकलता है फेस से वो उनकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखता है। लेकिन हाँ, जिनके ऑयल ग्लैंड्स बड़े साइज़ के हैं, ठीक है, उनके लिए समर्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि उन्हीं को ब्रेकआउट ज़्यादा फेस करना पड़ते हैं। ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, वाइट हेड्स आ जाते हैं, नॉर्मल छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, फिर कुछ के सिस्टिक एक्नी हो जाती है जिसको हम कॉमेडोनल एक्नी, सिस्टिक एक्नी, ये सारी एक्नी की। अब जो हम ट्रीटमेंट प्लान देते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप देते हैं। जैसे जिनकी माइल्ड एक्नी है उनको तो नॉर्मल फेस वॉशेस भी उनके लिए, अगर वो एक रूटीन फेस वॉश अच्छा कर रहे हैं जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है स्पेशली, जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता रहता है, आपके डक्ट्स को क्लीन रखता है, तो उनके लिए एनफ है। लेकिन अगर माइल्ड टू सीवियर एक्नी है देन प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन उस पर ना करें, ठीक है ना। उसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाएं, क्योंकि अगर आपके माइल्ड एक्नी है तो फिर फेस वॉश, लेकिन मॉडरेट एक्नी के ऊपर आपको फिर डॉक्टर जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड की क्रीम्स देते हैं, ट्रेटिनोइन या विटामिन ए ड्राइव्ड जो होते हैं उनकी आपको क्रीम्स दी जाती हैं जो कि आपकी स्किन को पिंपल फ्री रखते हैं। लेकिन अगर आपकी सीवियर एक्नी है, सिस्टिक एक्नी है, तो आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान बनवाना फ़ौरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने फ़ौरन ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट नहीं किया तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी स्किन पर वो डीप पिगमेंटेशन छोड़ देगा या फिर स्कार्स छोड़ देगा, ठीक है ना, आपके पोर्स को ओपन कर देगा। स्कार्स एक बार हो जाए, क्योंकि मुझे भी अपनी जो टीन एज थी उसमें एक्ने का सामना करना पड़ा था। ऑल्दो माय स्किन इज़ वेरी ड्राई, लेकिन बहुत सिवियर एक्ने हुई थी तो उसके बाद स्कार्स हो गए थे। लेकिन आज भी मैं इतने ट्रीटमेंट्स करवा लूँ, कुछ भी लगा लूँ, वो स्कार्स नहीं जाते। अच्छा, नहीं, स्कार्स के लिए अब बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। क्रीम्स बहरहाल उनका एक लिमिटेड रोल है स्कार्स के ऊपर, लेकिन अगर हम प्रोसीजर्स की बात, एक तो अगर आपने टाइमली
ٹریٹمنٹ لے لیا. میرے خیال ہے ٹائملی ٹریٹمنٹ لینا ایگزیکٹلی دیٹ از دا کی نا. آپ نے ٹائملی, کیونکہ جب آپ کے اسکار زیادہ ہوتے ہیں اس وقت, اگر آپ کی سسٹک ایکنی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ وہاں سے کولیجن کو ختم کر دیتا ہے, تو وہ ایٹروفک کھڈے کھڈے نما اسکارز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, تو اس کے اندر آپ نے اب اگر ہم جو پروسیجرز آپشنس ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اول تو سلیکون بیسڈ جیلز آتی ہیں, بہت ساری اس طرح کی کریمس ہیں, لیکن وہ اپنا لمیٹڈ رول ہی ہوگا ان کا, وہ پریونٹ کر سکتی ہیں, لیکن وہ اسکارز کو ریورس کرنا ان کے لیے اتنا زیادہ پاسبل نہیں ہوتا. جو پروسیجر آپشنس ہمارے پاس آتے ہیں اس میں ایک تو مائکروڈرم ابریجن ہے, اگر بہت سپرفیشل اسکارنگ ہے وہ کور کر لے گا اس کو, لیکن پھر اس سے زیادہ پہ اب مائکرو نیڈلنگ آ گئی ہے, جس میں ہمارے پاس ڈرما رولرز کا ہم نے بہت سنا تھا, آج کل ڈرما رولرز ہوتے ہیں, پھر ڈرما پین کرتے ہیں ڈرماٹولوجسٹ, لیزرز آ گئے ہیں, دین دیر آر سبسیجن پروسیجرز اویلیبل ہیں, فلرز کیے جاتے ہیں تو بھی بہتر ہو سکتا ہے. بالکل ہر طرح کے اسکارز کا ٹریٹمنٹ ہے, مگر وہ پھر آپ کی اسکن کے حساب سے اس کو سجیسٹ کیا جائے گا آپ کو کہ آپ کو کون سے پروسیجر کی نیڈ ہے. صحیح. اچھا, گرمیاں آتی ہیں, آئل آتا ہے اسکن پہ, اور ہماری جو خواتین ہیں, جو لڑکیاں ہیں, وہ گھریلو ٹوٹکے شروع کر دیتی ہیں, برف لگانا, آئسنگ کرنا, یا پھر بیسن لگا لیا دہی کے ساتھ, ملتانی مٹی لگا لی, اس طرح کے بہت سارے ٹوٹکے. تو اس سے فرق پڑتا ہے؟ اچھا, ٹوٹکے ایز لانگ ایز کہ آپ کو اس طرح کی فارمولا کریمز نہیں لگا رہے ہیں اور یہ والی چیز اور اسٹیرائڈز نہیں لگا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چیز آپ کی اسکن کو ٹریگر کر رہی ہے تو وہ اوائڈ کر لیں, ٹھیک ہے. ورنہ اگر کوئی مائلڈ سا آپ کر رہے ہیں, جیسے بیسن ہے, یہ ہے, تو ٹھیک ہے, دیر از نو ہارم ان دیٹ. اگر لیمن لگا رہے ہیں تو وہ پھر ڈائریکٹلی نہ لگائیں اسکن کے اوپر, تو اس میں بھی پہلے اسے پڑھیں کہ اس کی کیا چیز ہے جس کا سائڈ افیکٹ آ سکتا ہے, کون سی چیز آپ کی اسکن کو فردر ٹریگر کر سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بس میں ٹوٹکوں کے بہت زیادہ اگینسٹ نہیں ہوں, ہر کوئی کرتا ہے اور تھوڑا بہت کر لیں تو اس میں حرج نہیں ہے, لیکن ہاں اگر آپ کی اسکن ضرورت سے زیادہ پرابلم میں جا رہی ہے اور ونس, تو نپ دا ایول ان دا بٹ, اس کو فوراً ہی ٹریٹ کروا لیں, ٹھیک ہے نا. ایک پراپر جائیں, اپنا ٹریٹمنٹ پلان بنائیں, اینڈ اس کے ساتھ اگر تھوڑا بہت ٹوٹکا کرنا ہے تو پھر وہ بھلے کر لیں, لیکن جو ہے پرابلم کو بڑھنے نہ دیں, کیونکہ پھر بعد میں جو کمپلیکیشنز آتی ہیں ان کمپلیکیشنز کا ٹریٹمنٹ تو ہے, لیکن وہ پھر تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ بات کر رہے تھے ہم اسکن کی. اسی طرح اگر بالوں کی بات کی جائے تو اسکیلپ کے بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں گرمیوں میں, جیسے سردیوں میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو گرمیوں میں کون کون سے پرابلمس جو ہے آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ اچھا, گرمیوں میں جو ہمارے پرابلمس آتے ہیں اسکیلپ کے, وہ بھی انہی لوگوں کے, اچھا گرمیاں جو زیادہ تر پرابلم لے کر آتی ہیں نا, وہ آئلی اسکن, آئلی اسکیلپ والوں کے لیے, جن کی نارمل ٹو ڈرائی ہے, ان کے لیے گرمیوں میں, ہاں ان کے لیے وہ ریلیکسنگ, ان کے لیے جو ونٹرز ہیں, ایگزیکٹلی وہ ونٹرز ان کے لیے پرابلمٹک ہوگا. لیکن ہاں جو سمرز میں جن کا آئلی اسکیلپ ہے, اب ہوتا کیا ہے, جب سن ریز پڑتی ہیں آپ کے سر میں, تو اس کو وہ کرنے کے لیے, آپ کی باڈی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پسینہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. پانی آپ کی باڈی سے, یہ پسینہ جو ہے وہ ہیٹ لے کر اڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی باڈی کو بیسکلی وہ کول ڈاؤن کرنے کا پروسیس ہوتا ہے پسینہ آنا, باڈی ٹیمپریچر کو کرتا ہے, ڈاؤن کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے چکر میں ایک تو آپ کے سویٹ گلینڈ زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریشن کی طرف جانا شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب اتنا سارا پانی آپ کی باڈی سے ایویپوریٹ ہوتا جائے گا, اینڈ اگر آپ اپنی باڈی کو ویل ہائیڈریٹڈ نہیں رکھ رہے, تو آپ کی باڈی جائے گی ڈی ہائیڈریشن کی طرف. اس کو کور کرنے کے لیے آپ کے جو آئل گلینڈس ہوتے ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں جب وہ آئل گلینڈس ہائپر ایکٹیو ہوں گے تو آپ کے ڈینڈرف کے فلیکس ڈرٹ سے مل جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے, آئلی اسکیلپ پر ڈرٹ بھی زیادہ چپکے گا, ٹھیک ہے. پسینہ, آئل, ڈرٹ سب مل کے اسکیلپ کے اوپر ایک ڈرائنس کے فلیکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کو ہم, اور اسی میں اگر آپ کی باڈی کے اوپر بیکٹیریاز, فنگس ویسے ہی موجود ہیں تو ان کو ملٹیپلائی ہونے کا موقع مل جاتا ہے. اچھا, گرمیوں میں کون سے انفیکشنز کامن میں اسی کی طرف آ رہی تھی, ایگزیکٹلی ہم اسی کے اوپر آ رہے تھے کہ جب یہ اتنا سارا وہ
मॉइस्चर आपके सर में इंट्रैप हो जाएगा तो वो फंगस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, ना सिर्फ आपकी बॉडी के ऊपर, बॉडी फोल्ड्स के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, आपके आर्मपिट्स में आ जाएगा, नेक के ऊपर आ जाएगा, और जितने बॉडी फोल्ड्स हैं उसके ऊपर फंगस बहुत, बिकॉज फंगस को मॉइस्चर चाहिए. इसी तरह से आपके बालों में भी आना शुरू हो जाएगा, एंड बालों में एक दफ़ा फंगस आ गया वो बाल झड़ने का अमल शुरू हो जाएगा. तो गर्मियों में आपके जिनके ऑयली स्कैल्प हैं उनके बाल झड़ना, बालों में इचिंग होना, डैंड्रफ होना, ये सारी चीज़ें, फिर बालों का फेड होना, धूप ज़्यादा लगेगी तो आपके बालों का कलर भी फेड होना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सही. और सन ब्लॉक का क्या, ज़ाहिर है गर्मियों में, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता कितना SPF यूज़ करें, किस तरह का सन ब्लॉक होना चाहिए, तो मैं वो चाहूँगी कि आप वो ज़रूर बताइए किस तरह का होना चाहिए ऑयली स्किन के लिए, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्या कॉम्बिनेशन. अच्छा, ड्राई स्किन में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, उसमें तो आप नॉर्मल सन ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है वो कोशिश करें कि जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड सन ब्लॉक्स इस्तेमाल करें, ठीक है ना. SPF 30 to 50 इज़ ओके, अनलेस अंटिल के आपको बीच वगैरह पर जा रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा. अच्छा, अभी जो डॉक्टर अमीन, जिस तरह कराची की गर्मी है, 2 दिन पहले मैं निकली थी, लू चल रही थी और मेरा पूरा मुंह जो था रेड हो गया था, हालांकि सन ब्लॉक मैंने लगाया हुआ था, लेकिन क्या SPF इस तरह की गर्मी में SPF 100 तक आप लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं. अच्छा. कोई इस तरह का वो नहीं है, लेकिन उसके बाद आप आएंगे तो प्रॉपर फेस वॉश वगैरह जो है ना उसको आप करें, क्योंकि थिक होता है ना. अच्छा. तो बाकी जो है अपनी, लेकिन आप सजेस्ट करेंगी कि 50 इज द बेस्ट. इट्स एनफ. ठीक है. सही. हाँ. अच्छा, खाने पीने का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि जो आप खाते हैं वही आप नज़र आते हैं. तो गर्मियों के मौसम में क्या ऐसी ग़िज़ा हैं जिसको लें, क्या चीज़ें हम अवॉइड करें, ख़ासतौर पे वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है एक्ने की, या जिनकी ऑयली स्किन है वो लोग. अच्छा, सबसे पहले तो हमने पहले भी बात की, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सर्दियों में आपको प्यास जो है ना वो इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन आप फिर भी पानी पीते हैं. गर्मियों में आपकी बॉडी फ़ौरन डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाती है अगर आपने प्रॉपर पानी नहीं पिया, ठीक है, बिकॉज वही कूलिंग का अमल, आपकी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए आपका पानी एवेपोरेट होता जा रहा है. तो नॉर्मल जो आप सर्दियों में नॉर्मल डेज़ के हिसाब से आपको गर्मियों में पानी की मकदार ज़्यादा कर देनी है. एटलीस्ट आपने 3 to 4 लीटर पानी जो है ना 10 से 12 ग्लास आपने पीना है, या अगर आपका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है ये तो आप इसको 14 ग्लास तक कर लें, ठीक है ना. एक तो आपने पानी का इंटेक, अगर आपसे पानी ज़्यादा नहीं पिया जा रहा तो आप जो आजकल बहुत ज़्यादा हम सबको पता है कि डिटॉक्स वाटर का बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, आपने पानी लिया एंड देन आपने उसके अंदर थोड़ा सा खीरा डाला, आपने कुछ फ्रूट्स डाल सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं, आप उसके अंदर लेमन डाल सकते हैं, लेमन के स्लाइसेस करके डाल दें, मिंट डाल दें. इम्यूनिटी बूस्ट करना है तो आप उसमें जिंजर डाल दें, ठीक है ना, तो वो खुद ही उसमें इफ्यूज़ हो जाएगा एंड वो पानी आप सारा दिन पीते रहें तो इट्स लाइक मोर लाइक अ फ्लेवर्ड वाटर, एंड वो आपकी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स की नीड को भी पूरा करेगा. सेकेंडली, अल्लाह ताला ने हमें, वैसे ही कुदरत ने हमें इतने बेहतरीन फ्रूट्स जो हैं वो मौसम के हिसाब से दिए हैं. अभी तरबूज है, खरबूजा है, ठीक है ना, गर्मा है, स्ट्रॉबेरीज है, इनमें एक तो वाटर कंटेंट है और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. जैसे तरबूज है, ग्लूटाथियोन का पूरा एक पैकेट है, ठीक है ना, तो आपकी स्किन लाइटनिंग तो वैसे ही वो कह रहे हैं, ठीक है ना, इंजेक्शन लगाने की जरूरत आप इंजेक्शंस लगा रहे हैं, आप टैबलेट्स खा रहे हैं, नेचुरल चीज़ें, एग्जैक्टली, तो वो तो आपको गिफ्ट वैसे ही मिला हुआ है. फिर फ्रूट्स के साथ साथ आप सैलड्स का इंटेक बढ़ा दें, ठीक है ना, खीरा है और इस टाइप की चीज़ें जो अपने सैलड, ग्रीन सैलड्स जो हैं वो आपके बहुत अच्छे से, ये चीज़ें 2 काम करेंगी. एक तो आपको रिफ़्रेश रखेंगी, आपके बॉडी का वाटर कंटेंट कम नहीं होने देंगी. दूसरी चीज़ क्या करेंगी कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं पसीने की सूरत में वो भी कवर करना शुरू कर देती हैं. तो इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर ना, तो उसको बिल्कुल यूज़ कीजिए. सही, यानी आप जबकि आप स्वेटिंग होती है तो नमकियात की भी कमी हो सकती है, तो खाली आप अगर फ्रूट्स ले रहे हैं तो वो सारे आप सैलड्स ले लें, सैलड्स के ऊपर आपने लेमन डाल दिया तो लेमन पूरा आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, इन चीज़ों को कवर कर लेता है. बिकॉज अभी जैसे अभी 2-3 साल पहले हमारे यहाँ हीट स्ट्रोक रमज़ान में ही आया था, ठीक है ना, और उसके अंदर यही हुआ था कि बहुत सारे मिसहैप्स हुए थे एंड ये वाली चीज़ें. तो उसमें यही है कि अगर आपने टाइमली इन चीज़ों को उस चीज़ से सीखें कि नहीं हमें किस तरह से, अभी अब आगे रमज़ान है, ठीक है ना, तो उसमें किस तरह से आपने अपना ख्याल रखना है, ठीक है. अब ये सोडा ड्रिंक्स और इन चीज़ों के बजाय फ्रेश जूसेस के ऊपर आ जाए,
ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو زیادہ بینیفیشل ہوگا. صحیح. اور رمضان بھی آنے والے ہیں, آپ اب موجود ہیں, میں چاہوں گی کہ یہ جو ہمارے یہاں فزی ڈرنکس کا استعمال ہوتا ہے, ایک تو آپ پورا دن بھوکے رہتے ہیں, فاسٹنگ کرتے ہیں, تو اوبویسلی ایسیڈیٹی آپ کو ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے کیونکہ کھانا نہیں آپ کھا رہے, تو اس کے بعد اس طرح کی ڈرنک کا استعمال کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو سب کو میری طرف سے ایڈوانس رمضان مبارک. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز آبویسلی سوڈا ڈرنکس, فریزر ڈرنکس, اس میں آپ کے نیوٹرینٹ کانٹینٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر جو آپ کو مل رہا ہے وہ اونلی شوگر مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو سارا دن کے بعد سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ جیسے فریش جوس ہے, لائم جوس ہے, لیمنیڈ بنا کے پی لیا, آپ نے اسموتھیز پی لیے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے زیادہ بینیفیشل ہوں گے بجائے اس کے کہ یہ آپ کے اسٹمک کے لیے, آپ کے انٹسٹین کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اینڈ دوسرا, سڈن آپ کا شوگر کانٹینٹ جو ہے نا وہ بڑھا دیں گے, جو کہ آپ کے لیے ویسے ہی اچھا نہیں ہے. یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ آپ ہیلدی تو نہیں ہے نا, سب کو پتہ ہے, لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ کو مسلسل ریمائنڈ کراتے رہیں گے کہ کون سی چیزیں ہیلدی ہیں, کون سی ہیلدی نہیں ہیں. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر امرین منصور, آپ کا پروگرام میں تشریف لائیں اور بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو بھی جو